बहुत समय पहले की बात है। ललन नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी उर्मिला के साथ एक किराए के छोटे से घर में रहता था। ललन का गरीबी के मारे बुरा हाल था। लल्लन, मुझे एक बात सीधी तरह बता दे, किराए के पैसे देगा या नहीं? पिछले 6 महीने से तूने मुझे एक पैसे भी नहीं दिए हैं। हर महीने तू मुझे कोई ना कोई परेशानी बता देता है। कभी कोई बीमार है, कभी काम नहीं मिला, कभी घर में खाने को नहीं है। अब बस, अब और नहीं चलेगा तेरा यह नाटक। या आज तू पैसे दे दे या फिर इस घर से चलता बन। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है जहां कोई भी आकर मुफ्त में मौज करे। सेठ जी, बरसात की वजह से कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। बहुत जगह काम की तलाश किया, लेकिन हर कोई कहता है बरसात के महीनों के बाद आना। अब सेठ जी, आप ही बताओ, जब काम ही नहीं मिल रहा है तो ऐसे में आपके पैसे कहां से दूं? मैं कुछ नहीं जानता कि तू मेरे पैसे कहां से देगा। घर का सामान बेच या बर्तन बेच, मुझे तो आज ही मेरे पैसे चाहिए, वरना यहां से अभी इसी वक्त बाहर निकल। सेठ जी, बरसात में मैं कहां जाऊं? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, बस मुझे 1 महीने का समय और दे दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। घर का मालिक ललन की एक नहीं सुनता और ललन का सारा सामान घर के बाहर फेंक देता है। बेचारा ललन सड़क पर आ जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहां जाए। ललन ये सोच ही रहा था कि उतने में आसमान में काले बादल छा जाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज बारिश होगी। देखो जी, काले बादल छा रहे हैं, बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा, वरना सारा सामान बारिश में भीग जाएगा। मैं क्या करूं उर्मिला, कहां जाऊं? इसका मतलब कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तुम एक बार अपने चाचा से बात कर लो, शायद इस मुसीबत में उनको हम पर रहम आ जाए और कुछ दिन हमें अपने घर में रहने दें। उर्मिला चाचा कभी हमें अपने घर में रहने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन तुम कहती हो तो मैं एक बार जाकर उनसे बात कर लेता हूँ। फिर ललन अपने चाचा के पास जाता है और अपने चाचा से कहता है, चाचा, आपके पास उम्मीद लेकर आया हूँ, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो। सेठ ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा सारा सामान बाहर पड़ा है। कृपया मुझे कुछ दिन के लिए अपने घर में रहने की इजाजत दे दो। मैं कुछ दिनों में अपने रहने का इंतजाम कर लूंगा, उसके बाद आपके घर से चला जाऊंगा। अरे लल्लन पागल है क्या, जो मेरे घर रहने की बात कर रहा है? जब से यह बरसात शुरू हुई है तब से मैं मुसीबतों में घिरा हुआ हूँ और एक नई मुसीबत तू आ गया। अरे मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुझ जैसे भिखमंगे को अपने घर में रखूं? चलो मान भी लूं, मैंने तुझे अपने घर में रख भी लिया, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा, बल्कि नुकसान ही होगा। तुम दुनिया भर की गंदगी फैलाओगे मेरे घर में। जाकर अपना रास्ता देख, आया बड़ा घर में रहने वाला। अपने चाचा की बात सुनकर ललन बेचारा आंखों में आंसू भरकर चला जाता है और अपने पति को इस तरह उदास देखकर उर्मिला कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं? चाचा ने घर में रहने के लिए मना कर दिया क्या? हाँ उर्मिला, चाचा ने मना कर दिया। वो नहीं चाहते कि हम उनके घर पर रहें। अब हम क्या करेंगे जी, कहाँ जाएंगे? दोनों पति पत्नी बात कर ही रहे थे कि बहुत जोरों से बारिश पड़ने लगी। ललन के घर का सारा सामान भीग जाता है। बेचारा ललन बेबस और मजबूर खड़ा खड़ा यह सब देखता रहता है और कुछ नहीं कर सकता। जब बारिश बंद हो जाती है तो ललन एक पेड़ के नीचे अपने रहने का इंतजाम कर लेता है। फिर उसकी पत्नी उससे कहती है, बारिश ने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। आटा भीग गया, खाने को कुछ नहीं बचा। उर्मिला, ये दुनिया बहुत मतलबी है। बगैर मतलब के ईश्वर को भी याद नहीं करते हैं। मैं देखता हूँ अगर कोई काम मिल गया तो राशन ले आऊंगा,
इतना कहकर ललन काम की तलाश में निकल पड़ता है। वो बहुत सी जगह मजदूरी का काम मांगता है, लेकिन कहीं उसे कोई काम नहीं मिलता। वो थक हार कर एक सेठ के पास जाता है और सेठ से कहता है, सेठ जी, कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। घर की हालत बहुत बुरी है, मुझे काम की बहुत जरूरत है। कौन है बे तू? पहले तुझे कहीं नहीं देखा। क्या काम चाहिए तुझे? पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत? सेठ जी, पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मजदूरी का काम हो तो बता दीजिए। मेरे पास पहले से ही बहुत मजदूर हैं। अब मुझे और मजदूरों की जरूरत नहीं। बरसात की वजह से धंधा बहुत मंदा चल रहा है। सेठ जी, मेरी मजबूरी समझिए। काम की मुझे बहुत जरूरत है। सर ढकने को छत नहीं है और खाने को राशन नहीं है। मुझे और मेरी पत्नी को इस बरसात में बाहर रहकर ही रात गुजारनी पड़ती है। अरे भाई, तू मुझे अपनी कहानी क्यों बता रहा है? मेरे पास तेरे जैसे बहुत लोग आते हैं। मैंने क्या तुम्हें काम देने का ठेका ले रखा है? जा यहाँ से अपनी राह ले। मेरा समय मत बर्बाद कर। सेठ की बात सुनकर ललन चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते उसके दिमाग में अनगिनत ख्यालात आ रहे थे। तभी बहुत जोर से बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए ललन एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक छोटा सा घर दिखता है। ललन उस घर के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। घर के अंदर से एक आदमी आता है। वो ललन से कहता है, क्या बात है भाई, क्यों दरवाजा पीट रहे हो? भैया, बारिश बहुत तेज हो रही है। बारिश से बचने के लिए आया था। क्या थोड़ी देर के लिए मैं आपके घर में रुक सकता हूँ? जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, जाओ अंदर। ललन घर के अंदर चला जाता है। उस घर में सिर्फ 2 ही आदमी थे। वो दोनों चोर थे। एक चोर ललन से कहता है, क्यों भाई, कहाँ से आ रहे हो? बहुत थके हुए मालूम होते हो। मैं काम ढूंढने आया था, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। बहुत लोगों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। मेरी पत्नी भूखी प्यासी मेरा इंतजार कर रही होगी। समझ नहीं आता अब जाकर उसे क्या जवाब दूंगा। एक काम है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ कर सकते हो, लेकिन काम मुश्किल है। कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे काम दिलवा दो। ठीक है, आज रात आ जाना, इसी घर में काम करने चलेंगे। भाई, ऐसा कौन सा काम है जो रात में करना पड़ेगा? देखो, दरअसल हम चोर हैं, चोरी करते हैं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चोरी कर सकते हो। चोर की बात सुनकर ललन घबरा जाता है और फिर कहने लगता है, भाई, मैं चोरी नहीं कर सकता। किसी का दिल दुखाकर मैं अपना पेट नहीं भरना चाहता। यह बहुत बड़ा पाप है। हम गरीब आदमियों के घर में चोरी नहीं करते हैं। हम उन लोगों के घर में चोरी करते हैं जो बहुत मालदार होते हैं। देखो, ईमानदारी से मेहनत करके तुम अपना पेट भी नहीं भर सकते। हमेशा इसी तरह धक्के खाते रहोगे। अपनी हालत देखो, क्या हाल हो रहा है तुम्हारा। भूखा रह रहकर कितने कमजोर हो गए हो, और घर पर तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी कि तुम उसके लिए कुछ खाने को लेकर आओगे। जब उसे पता चलेगा कि तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिला और खाली हाथ लौट आए हो, तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी, और वो बेचारी पूरी रात भूखे रहकर गुजारेगी। चोर की बात सुनकर ललन सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद वो बोलता है, तुम ठीक कहते हो। इस गरीबी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। घर से बेघर कर दिया और कोई मदद करने को भी तैयार नहीं है। मेरी पत्नी और मैं हमेशा भूखे रहकर ही सारा दिन गुजारते हैं। मैं तुम्हारे साथ चोरी करने को तैयार हूँ। मैं आज रात यहीं आ जाऊंगा। इतना कहकर ललन जाने लगता है। तभी चोर उसे रोककर कुछ पैसे देता है और कहता है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इन पैसों से तुम अपने घर का राशन ले जाना। चोर से पैसे लेकर ललन बहुत खुश होता है और फिर उसका धन्यवाद करके अपने घर चला जाता है।
अपने पति के हाथ में राशन देखकर उर्मिला बहुत खुश होती है और अपने पति से कहती है, आपको काम मिल गया जी? हाँ सुनीता, मुझे काम मिल गया है, तभी तो मैं यह राशन लाया हूँ। इस बार बहुत अच्छा काम मिला है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस यूं ही समझ लो, अब हमारे यह मुसीबत भरे दिन खत्म होने वाले हैं। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना बना देती हूँ। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। दोनों पति पत्नी खाना खा और जब रात हो जाती है तो ललन चोरों के ठिकाने पर जाने लगता है। अपने पति को रात में जाता देख उर्मिला कहती है, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। अब मैं काम करने रात में ही जाया करूंगा। ऐसा कौन सा काम है जो रात में करने जाया करोगे? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? देखो, मुझे भूखा रहना पसंद है, लेकिन तुम कोई गलत काम मत करना। अरे उर्मिला, क्यों खामखा परेशान हो रही हो? जिस सेठ के यहाँ मुझे काम मिला है उसका बहुत बड़ा गोदाम है। बाहर विदेशों में उसका माल जाता है, रात में माल तैयार करना पड़ता है और फिर वो माल सुबह विदेशों में भेज दिया जाता है। अब मैं जा रहा हूं, वरना मुझे देर हो जाएगी। तुम आराम से सो जाना, मेरी चिंता मत करना। इतना कहकर ललन चोरों के पास चला जाता है। ललन को देखकर चोर कहता है, आ गए ललन, बहुत अच्छा किया जो समय से आ गए। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। आज हम श्यामनाथ सूदखोर के घर चोरी करेंगे। श्यामनाथ सूदखोर ने गरीबों से ब्याज लेकर बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है। आज हम उसके घर का सारा धन साफ कर देंगे, लेकिन हमें यह काम बहुत सावधानी से करना होगा। फिर तीनों श्यामनाथ के घर चोरी करने निकल पड़ते हैं। वो तीनों श्यामनाथ के घर में घुस जाते हैं और बड़ी ही सफाई से उसके घर से सारा धन चुराकर फरार हो जाते हैं। ललन इतना सारा धन देखकर बहुत खुश होता है। इतना सारा धन मैंने एक साथ कभी नहीं देखा। आज पहली बार इतना सारा धन देख रहा हूँ। देखा लल्लन, हमने तुमसे कहा था ईमानदारी से कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हारे हिस्से में इतना धन आएगा जितना तुमने अपने पूरे जीवन में नहीं कमाया होगा। फिर चोर उस सारे धन के 3 हिस्से करता है और एक हिस्सा लल्लन को दे देता है। लल्लन एक पोटली में अपना धन बांधकर अपने घर चला जाता है। जब उसकी पत्नी लल्लन के पास इतना सारा धन एक साथ देखती है तो वो बहुत हैरान होती है और अपने पति से कहती है, ये तुम इतना सारा धन कहाँ से लाए हो? तुमको बताया तो था, नया काम शुरू किया है। मालिक ने एडवांस दिया है घर खर्च के लिए। इतने सारे पैसे कोई कैसे दे सकता है? मैं नहीं मानती। जरूर बात कुछ और है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। अपनी पत्नी के बार बार सवाल करने से ललन को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपनी पत्नी से कहता है, क्या तुम मुझसे बात पर सवाल कर रही हो? तुम्हें आम खाने से मतलब रखना चाहिए, गुठली से नहीं। पेश नहीं चाहिए मुझे ऐसा धन जो चोरी करके लाया गया हो। मैं अच्छी तरीके से समझ गई हूँ, जरूर तुमने किसी के साथ मिलकर चोरी की है। हाँ, मैंने चोरी की है। मैं चोर बन गया हूँ और मैं अब चोरी ही करूंगा। चोरी करना ही अब मेरी किस्मत है। मैंने कितने समय तक काम ढूंढा, लोगों के सामने हाथ फैलाए, भीख मांगी, ठोकरें खाई, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। किसी को मुझ पर तरस नहीं आया। घर से बेघर हो गया और बारिश में इस पेड़ के नीचे जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। इसीलिए अब मैं चोरी ही करूंगा और इतने पैसे जमा करूंगा जिससे मैं अपना घर ले पाऊं। अगले दिन जब सेठ श्यामनाथ को पता चलता है कि किसी ने उसका सारा धन चुरा लिया है,
तो वह अपना सर पीट लेता है और गुस्से में कहता है, किस में इतनी हिम्मत है जिसने मेरे घर में चोरी की है? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई एक दिन में चुरा ले गया। एक बार वो मुझे मिल गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। श्यामनाथ सेठ बहुत गुस्से में था। वो किसी भी तरह उन चोरों को पकड़ना चाहता था जिन्होंने उसके घर में चोरी की थी। अब धीरे धीरे आसपास के गांव के बहुत से अमीर घरानों में चोरी होने लगी। ये देखते हुए लोग बहुत परेशान हो गए। फिर गांव के मुखिया ने एक पंचायत बुलाई, जिस पंचायत में आसपास के गांव के सभी लोग जिनके घर में चोरी हुई थी शामिल थे। दिन पे दिन गांव में चोरी बढ़ती ही जा रही है। हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है। ना जाने किसके घर में कब चोरी हो जाए। हमें कैसे भी करके इन चोरों को पकड़ना होगा, वरना इस तरह तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि किस किस के घर में चोरी हुई है। कल रात मेरे घर में चोरी हुई थी। वो मेरा सारा धन चुरा ले गए। इन कमबख्तों ने मुझे बर्बाद कर दिया। पूरे गांव में उन चोरों का खौफ फैला हुआ है। हर कोई अपना धन बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह चोर बहुत शातिर है। इतनी सफाई से चोरी करते हैं कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती है। उन चोरों को अब सिर्फ महाराज ही पकड़ सकते हैं। हमें राजा को जाकर गांव की स्थिति के बारे में बताना चाहिए। गांव का मुखिया और कुछ लोग राजा के पास पहुंच जाते हैं। गांव का मुखिया राजा से कहता है, महाराज, हमारे गांव में कोई चोर है जो सभी अमीर लोगों के घरों में चोरी कर रहा है। महाराज, उसने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। महाराज, कुछ कीजिए, उस चोर को पकड़ने के लिए कुछ कीजिए। यह कौन कमक्कल हैं जो हमारे राज्य में चोरी कर रहे हैं? क्या वह जानते नहीं हैं? चोरी करने वाले का सर कलम करवा दिया जाता है। मंत्री जी, कैसे भी करके उस चोर को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। राजा के कहने पर मंत्री जी चोर को पकड़ने निकल जाते हैं, लेकिन मंत्री जी को चोर कहीं नहीं मिलता। फिर मंत्री जी गांव के मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया से कहते हैं, मुखिया जी, मैंने वह चोर को हर जगह तलाश किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब उस चोर को पकड़ने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। तुम पूरे गांव में यह बात फैला दो कि मुखिया जी के घर में बहुत सारा धन है, जिसे मुखिया जी ने अपने घर के नीचे छुपा कर रखा है। जब उस चोर को झूठे धन के बारे में पता चलेगा तो वह चोरी करने दौड़ा चला आएगा। हाँ, उस चोर को पकड़ने के लिए ये बहुत अच्छी तरकीब है। मैं आज ही पूरे गांव में ये खबर फैला देता हूँ कि मेरे पास बहुत धन है। मुखिया पूरे गांव में यह खबर फैला देता है कि मुखिया के पास बहुत धन है। जब ललन को इस बात का पता चलता है तो वह अपने चोर साथियों के साथ मुखिया के घर चोरी करने पहुंच जाता है। जैसे ही वो तीनों मुखिया के घर घुसते हैं, वैसे ही मंत्री जी उनको पकड़ने लगते हैं, लेकिन किसी तरह वो चोर भाग जाते हैं और ललन पकड़ा जाता है। जब मुखिया जी ललन को देखते हैं तो वो हैरान होकर ललन से कहते हैं, ललन, तू कब से चोर बन गया? तू तो बहुत ईमानदार आदमी था। अरे मुखिया जी, आजकल किसी का कुछ नहीं पता। इंसान देखने में कुछ लगते हैं, लेकिन होता कुछ और ही है। आप ठीक कहते हो मंत्री जी, देखने में बहुत सीधा लगता था, लेकिन यह तो बहुत बड़ा बदमाश निकला। इसने पूरे गांव के लोगों को परेशान कर रखा है। इसे महाराज से ऐसी सजा दिलवाना कि फिर कभी यह चोरी करने की ना सोचे। फिर मंत्री जी ललन को लेकर राजा के पास चले जाते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, यही है वो इंसान जिसने गांव वालों के घरों में चोरी की थी। इसने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। इसे ऐसी सजा दो कि फिर कभी कोई चोर चोरी करने की ना सोचे। मंत्री जी की बात सुनकर महाराज गुस्से में ललन से कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते
कि मेरे राज्य में चोरी करने की क्या सजा है। जी महाराज, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि चोरी करने की क्या सजा है। सब कुछ जानने के बावजूद तुमने चोरी क्यों की? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? महाराज, हर इंसान को अपनी जिंदगी प्यारी होती है, लेकिन मजबूरी इंसान को सब कुछ करवा देती है। महाराज, मैं और मेरी पत्नी एक किराए के घर में रहते थे, लेकिन मैं किराया नहीं दे पाया। इसीलिए मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने हर किसी से मदद मांगी, लेकिन कोई भी मुझे अपने घर में रखने को तैयार नहीं हुआ। बारिश से सारा सामान खराब हो गया। मैंने और मेरी पत्नी ने पेड़ के नीचे भूखे प्यासे रहकर अपने दिन गुजारे। मैंने काम बहुत तलाश किया, किसी ने मुझे काम नहीं दिया। भूखा रहने की वजह से मेरी पत्नी बीमार रहने लगी। इसीलिए मैंने थक हार कर चोरी का रास्ता अपनाया। ललन ने विस्तार से सारी बात महाराज को बता दी। ललन की बात सुनकर महाराज बोले, तुम्हारे साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन चोरी करना सही नहीं है। हम तुम्हारी सजा कम कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और तुम्हारी सजा है कि आज से तुम पूरे 1 महीने तक बिना तनख्वाह के राजमहल के बगीचे की सफाई करोगे, और 1 महीने के बाद हम तुम्हें अच्छी नौकरी दे देंगे, जिससे तुम अपनी जिंदगी खुशी से बिता सकते हो। राजा की बात सुनकर ललन बहुत खुश होता है और फिर राजा को धन्यवाद कहकर अपने घर चला जाता है। उर्मिला, मुझे राजमहल में नौकरी मिल गई है। अब मैंने चोरी करना छोड़ दी है। अब तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ललन सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। उसके बाद ललन अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।